हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन एजुकेशन। आज हम लोग कर रहे हैं आपका यूनिट नंबर 2 जो कि क्लास 8 का है, जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। अब देखिए, ये जो हेडिंग हमें दिया गया है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, तो उसका मतलब क्या होता है वो पहले हम समझ लेते हैं। आपको पता ही होगा कि पहले पहले ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में ट्रेड करने आए थे। बाद में कैसे धीरे धीरे उन्होंने अपनी टेरिटरी यानी कि अपना कब्जा जमा लिया था। तो यहाँ पर ऐसे ही है कि कैसे जो कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने अपना पावर जो है वो इंडिया पे जमा लिया। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, यानी कैसे व्यापार से पूरे साम्राज्य में कन्वर्ट हो गई हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ मैं। औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स, यानी कि यहाँ पे ये कहा गया है कि जो औरंगजेब थे वे सबसे लास्ट पावरफुल मुगल रूलर थे, यानी कि उनके बाद, औरंगजेब के बाद कोई भी पावरफुल मुगल रूलर नहीं दिखा गया था। ही एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी, यानी कि उन्होंने इंडिया पे बहुत ही बड़ी बड़ी संख्या में, बहुत ही बड़ी बड़ी तादाद में चीज़ों पर अपना कंट्रोल पाया हुआ था। काफ़ी सारे राज्यों पर उनका कंट्रोल था, ऐसा हम कह सकते हैं। इज ना एंड दैट इज़ नाउ नोन एज इंडिया, और जो भी टेरिटरी पे औरंगजेब ने कब्जा कर रखा था उसको हम आज इंडिया यानी कि भारत के नाम से जानते हैं। आफ्टर हिज डेथ इन 1707 मैनी मुगल गवर्नर्स, सूबेदार्स एंड बिग जमींदार्स बिगेन असर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड एस्टैब्लिशिंग रीजनल किंगडम्स, यानी कि उसके बाद क्या हुआ कि जब औरंगजेब की डेथ हो गई 1707 में, ये याद रखिएगा, ईयर्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो औरंगजेब जो थे वो 1707 में उनकी डेथ हो गई, और उनके बाद क्या हुआ कि काफ़ी सारे जो मुगल गवर्नर्स थे और सूबेदार थे और जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, उन्होंने जो टेरिटरीज थी उन पे अपनी अथॉरिटी जमाना शुरू कर दिया, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर क्या हुआ, एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स इमर्ज्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। अब देखिए, जब मुगल्स का राज चलता था ना, तो जो दिल्ली जो था वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहा था, यानी कि दिल्ली काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा था मुगल्स के लिए। पर बाद में क्या हुआ कि जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई, तो जो गवर्नर्स थे, सूबेदार्स थे और ज़मींदार थे बड़े बड़े, तो उन्होंने क्या किया कि जो लैंड उनकी थी उस पर उन्होंने अपना हक जमाना शुरू कर दिया। तो उसके कारण क्या हुआ कि फिर दिल्ली जो था वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव सेंटर नहीं रहा और वो कमज़ोर पड़ गया, ऐसा हम कह सकते हैं। By the second half of 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, the British। यानी कि जब सेकेंड हाफ 18th सेंचुरी चल रही थी, सेकेंड हाफ 18th सेंचुरी यानी हम कह सकते हैं 1750 का टाइम जब चल रहा था, तब ये सारी पावर जो थी गवर्नर्स और सूबेदार्स वाली, उनसे भी एक बड़ी वाली मुसीबत हम पर आन पड़ी थी, जो थे ब्रिटिशर्स भी जो थे अपना कब्जा धीरे 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 जमाने हमारे तरफ आ रहे थे। Did you know that the Britishers originally came as a small trading company and were reluctant to acquire territories? दोस्तों, क्या आपको ये चीज़ पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स जो थे वो पहले तो इंडिया में आए थे सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के मामले से, ठीक है। उन ब्रिटिशर्स को इंडिया में ट्रेडिंग करनी थी, इसीलिए वो इंडिया में आए थे, ऐसा हम कह सकते हैं। पर क्या आपको पता है कि कैसे उन्होंने ट्रेड से अपनी ही टेरिटरी जमा ली और कैसे उन्होंने हमारे पूरे इंडिया को अपनी चपेट में ले लिया? क्या आप ये चीज़ को पहले जानते थे कि पहले वे ट्रेड करने आए थे? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला गया है, हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर्स ऑफ अ वास्ट एम्पायर। और वो अगर ट्रेड ही करने आए थे तो इतने बड़े इंडिया पे उन्होंने अपना कब्जा कैसे जमा लिया? इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट। और इस चैप्टर में आप यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे ये सारी जो चीज़ें हैं वो हुई, कैसे जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में आए और धीरे 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 करके उन्होंने अपना कंट्रोल पूरे इंडिया पे जमा लिया। देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा फोटो दिया गया है, यहाँ पे देखिए आप, क्या लिखा गया है वो हम देख लेते हैं। बहादुर शाह जफर एंड हिज सन्स बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हडसन, यानी कि कैप्टन हडसन जो थे उन्होंने बहादुर शाह जफर और उनके जो बेटे थे उन सभी को अरेस्ट कर लिया, ऐसा इस फोटो में दिखाया गया है। आफ्टर औरंगजेब देयर वॉज नो पावरफुल मुगल रूलर बट मुगल एम्परर्स कंटिन्यू टू बी सिम्बॉलिकली इम्पॉर्टेंट, यानी कि औरंगजेब के बाद कोई भी पावरफुल मुगल रूलर, कोई भी पावरफुल मुगल शासक नहीं रहा था, पर फिर भी मुगल एम्परर सिर्फ नाम से जाने जाते थे, सिर्फ सिम्बॉलिकली इम्पॉर्टेंट थे,
बाकी उनका कोई ज़्यादा महत्व और कोई ज़्यादा वर्चस्व नहीं रहा था. In fact, when a massive rebellion against British rule broke out in 1857, Bahadur Shah Zafar, the Mughal emperor at the time, was seen as a natural leader. Once the revolt was put down by the company, Bahadur Shah Zafar was forced to leave the kingdom and his sons were shot cold blood. यानी कि देखिए फिर जो रिवॉल्ट हुआ बहादुर शाह जफ़र का, तो उसके बाद क्या हुआ कि बहादुर शाह जफ़र जो था उसको काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया गया कि तुम जो है हमारा किंगडम जो है लीव कर दो, और इसीलिए बहादुर शाह जफ़र को वहाँ से चला जाना पड़ा था. और उसके जो सन्स थे, उसके जो बेटे थे, उनको वहीं पे गोली मार दी गई थी. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे इन शॉर्ट अगर मैं बोले जाऊँ तो हेडसन जो है उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को और उनके सन्स को जो है अरेस्ट कर लिया है, ऐसा हम कह सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ईस्ट की तरफ आ रही है, ऐसा यहाँ पे इस पैराग्राफ में हमें देखना है. In 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth. यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको एक इजाज़त से मिल गई थी क्वीन एलिजाबेथ वन से कि वो अब जो है ट्रेड करने जा सकते हैं. फिर क्या था, ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, और क्वीन एलिजाबेथ ने उनको वो हक दे दिया था कि हाँ वो जा सकते हैं ईस्ट में और अपना ट्रेड जो है जमा सकते हैं. This meant that no other trading group in England could compete with the East India Company. यानी कि यहाँ पे ये कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सिवाय और कोई भी वहाँ का जो कह सकते हैं ना कोई भी ग्रुप ट्रेडिंग करने ईस्ट में नहीं जा सकता था. With this charter, the company could venture across the oceans looking for new lands from which they could buy goods at cheap price and carry them back to Europe and sell at higher prices. यानी कि फिर क्या करने लगी ईस्ट इंडिया कंपनी की ईस्ट में जो है रूट्स ढूंढने लगी यूरोप से, मतलब इंग्लैंड से फिर कैसे हम ईस्ट के कंट्रीज़ में जा सकते हैं, ऐसे सारे रूट्स ढूंढने लगी ताकि वो लोग क्या कर सके कि जो दूसरी ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनमें से चीपर गुड्स बाय कर सके, यानी कि चीपर गुड्स खरीद सके और बाद में उनको बड़ी बड़ी भारी भरकम प्राइस में अपने ही इंग्लैंड में सेल कर सके. देखिए फिर बाद में देखिए क्या दिया गया है हमें, एंड सेलर हायर प्राइसेस. द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज. यानी कि देखिए कंपनी को किसी भी बात का फियर नहीं था, कंपनी को किसी भी बात का डर नहीं था, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ जो थी, क्वीन एलिजाबेथ ने उनको परमिशन सी दी थी और क्वीन एलिजाबेथ ने उनको बता भी दिया था कि नहीं तुम्हारे सिवा और कोई भी कंपनी नहीं आएगी वहाँ पे ट्रेडिंग करने. फिर देखिए आगे क्या दिया गया है, मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरीली बाय एक्सक्लूडिंग कॉम्पिटिशन सो दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर. यानी कि फिर जो बेसिक मर्चेंट्स जो होते हैं जो कि गुड्स को खरीदते हैं और बाद में किसी दूसरी जगह पर उनको सेल कर देते, तो वो लोग क्या करते थे कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट जो है, काफ़ी ज़्यादा मुनाफा जो है वो कमाते थे ऐसे ही. यानी कि वो क्या करते थे कि पहले गुड्स तो खरीदते थे लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा सस्ते दामों में खरीदते थे और बाद में उन गुड्स को बहुत ही ज़्यादा महंगे दाम में बेचते थे. फिर अब देखिए आप आगे का जो हमारा पैराग्राफ है उसकी तरफ हम मूव ऑन करते हैं. देखिए आगे के पैराग्राफ में हमें दिया गया है द रॉयल चार्टर however could not prevent other European powers from entering the eastern markets. यानी कि देखिए जो रॉयल चार्टर जो है, यानी कि जो क्वीन एलिजाबेथ के जो ऑर्डर्स थे वो तो सिर्फ इंग्लैंड तक ही, उनकी टेरिटरी तक ही सीमित थे, बट जो अदर यूरोपियन पावर्स थे उनको एलिजाबेथ रोक नहीं सकते थे. देखिए फिर आगे चलते हैं. By the time the first English ships sailed down the west coast of Africa, round the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in western coast of India and had that base in Goa. In fact, it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer, who discovered the sea route to India in 1948. यानी कि फिर क्या हुआ कि एक पोर्टुगीज सेलर जो थी जिनका नाम था वास्को ड गामा, उनका नाम क्या था, वास्को ड गामा था, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फाइनली एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा सी रूट जो है वो ढूंढ निकाला इंडिया तक. और बाद में अगर हम कहने जाएं तो उन्होंने 1498 में ही जो सी रूट है उसको डिस्कवर कर लिया जो कि इंडिया को टच होता था. बाय अर्ली 17th century the Dutch too were exploring the possibilities of trade in Indian Ocean. Soon the French traders arrived the scene. यानी कि बाद में क्या हुआ कि डच पीपल जो थे, फिर जो फ्रांस ट्रेडर्स जो थे, वो सारे लोग धीरे धीरे करके अपना ट्रेडिंग इंडिया पर जमाने लगे, ऐसा हम कह सकते हैं. फिर देखिए आगे क्या हुआ. द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल द कंपनीज वेर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स. पर प्रॉब्लम क्या था, परेशानी क्या थी कि जितनी भी कंपनीज इंडिया में थी उनको सिर्फ
एक पर्टिकुलर चीज़ में ही इंटरेस्ट था, एक पर्टिकुलर चीज़ यानी कि एक पर्टिकुलर मटेरियल ही उनको बाय करना था। सभी लोगों को एक ही चीज़ बाय करनी थी और वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर रही थी। द फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड बिग मार्केट इन यूरोप। पेपर, क्लव्स, कार्डमन एंड सिनामन टू वर इन ग्रेट डिमांड। यानी कि यहाँ पे देखिए कुछ बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग चीज़ें थी इंडिया की जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ को बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, जैसे कि फ़ाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन जो होता है, फिर सिल्क जो होता है, फिर लाइक हमारे इंडिया की स्पाइसेस जो हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा लाइक पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ऐसी सारी चीज़ों की, सिल्क है, कॉटन है, फिर स्पाइसेस हैं, कॉन्डिमेंट्स हैं, जो भी है ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंडिया की फेमस थी और इसीलिए जो ट्रेडर्स थे वो इसी को ख़रीदने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे। फिर देखिए आगे क्या बोला गया है हमें, कंपटीशन अमॉन्ग द यूरोपियन कंट्रीज इनवाइटेबली पुश्ड अप द प्राइजेज, रिड्यूस द प्रॉफिट्स दैट कुड बी अर्नड। यानी कि बाद में क्या हुआ कि जो यूरोपियन कंपनीज थी उन्होंने अपनी प्राइजेस जो थी खरीदने की उसको थोड़ा सा ऊपर ले गए वो, और अपना जो प्रॉफिट था उनको उन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लरिश वॉज बाय एलिमिनेटिंग राइवल कंपिटिटर्स। यानी कि एक ही रास्ता बचता था कि अगर वो लोग किसी और कंपनी से सुपीरियर बनना चाहते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट करना चाहते हैं, तो उनको उस कंपनी को किसी ना किसी तरीके से डिफीट करना पड़ेगा, किसी ना किसी तरीके से उस कंपनी को जो है इंडिया से धक्के मार के बाहर निकालना पड़ेगा। तो ऐसे ही यार लाइक कंपटीशन में होता रहता है, तो ऐसे भी कंपटीशन होती रहती थी ट्रेडिंग में कि कौन इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा और कौन सबसे ज़्यादा ट्रेड करेगा। फिर द अर्ज टू सिक्योर मार्केट्स देयरफॉर लेड टू फियर्स बैटल्स बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज। और बाद में क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट प्राइस अर्न करने के लिए, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट पे कब्जा करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करने के लिए जो कंपनीज थी वो अंदर अंदर ही लड़ाई करने लगी और काफ़ी ज़्यादा ह्यूज बैटल्स, बहुत ही ज़्यादा घातक हम कह सकते हैं कि युद्ध हुए उस टाइम पे ट्रेडिंग कंपनीज के बीच में। Through the 17th and 18th century, they regularly snack each other's ships, blocked routes, and prevented rival ships from moving एक मिनट supplies of goods। यानी कि देखिए अब क्या होता था कि 17th और 18th सेंचुरीज जो थी उसमें जो एक लाइक कंपटीशन की तरह ही क्या करते थे वो लोग कि शिप्स जो थी वो छीन लेते थे एक दूसरे से, शिप्स पे कभी भी हमला बोल देते थे, फिर जो आने जाने के रूट्स होते थे उनको ब्लॉक कर देते थे। राइवल शिप्स जो होती थी यानी कि एक कंपनी को अगर दूसरी कंपनी के साथ नहीं बन रहा है, कुछ अच्छा नहीं है, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो वो लोग क्या करते थे ऐसी ऐसी चीज़ों से प्रिवेंट करते थे कि वो लोग इंडिया में ना आ सके, ब्लॉकेट्स बना देते थे, लाइक शिप्स एंटर ना कर सके इंडिया में, इस तरीके से लाइक ब्लॉकेट्स बना देते थे। फिर क्या करते थे कि बमबारी कर देते थे कभी कभी, फिर शिप्स पे हमला बोल देते थे कभी कभी भी। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो होती थी। फिर देखिए trade was carried on with arms and the trading posts were protected through fortification. This effort to fortify settlements and carry on profitable trade also led to intense conflict with local rulers. The company therefore found it difficult to separate trade from politics. Let us see how this happened. यानी कि यहाँ पे ये कहा गया कि जो ट्रेड थी वो पहले के ज़माने में लाइक चलती थी, झगड़े करके ही ट्रेड चलती थी ऐसा हम कह सकते थे। और लाइक फिर क्या हुआ कि वो जो कंपनीज थी वो अपने अपने फोर्ट्स, अपने अपने किले बनाने लगे ताकि वो अपना वर्चस्व जो है वो जमा सके। तो यानी कि ये जो चीज़ थी फोर्टिफाई करने की वो बाद में सेटलमेंट्स में बदल गई, यानी कि जो कंपनी थी वो बाद में वहीं पे रहने लगी और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट जो था वो अर्न करने लगी। पर उसके बाद क्या हो कि जो लोकल रूलर थे उनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आई, उनका फोर्ट बनाना, उनका फोर्टिफिकेशन करना, तो इसलिए लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे, लोकल झगड़े जो है वो होते रहते थे। फिर देखिए आगे, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, सबसे पहले अपनी जो ट्रेड थी वो बंगाल में बिगिन की। इसके बारे में थोड़ी सी हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है तो उसको हम रीड कर लेते हैं। द फर्स्ट फैक्ट्री वॉज सेटअप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली इन 1651। यानी कि जो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री थी वो कहाँ पे सेटअप की गई थी, कहाँ पे बनाई गई थी, तो हुगली रिवर जो है उसके बैंक्स पे 1651 पे जो फर्स्ट फैक्ट्री थी इंग्लिश पीपल की, उन्होंने वहाँ पे बनाई थी। दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनी ट्रेडर्स known at that time as factors operated।
The factory had a warehouse where goods for export were stored and it has offices where company officials हैं. यानी कि जो पूरी जो बड़ी सी फैक्ट्री थी उसमें क्या था कि फैक्ट्री में एक वेयर हाउस भी हुआ करता था. वेयर हाउस यानी कि क्या, जहाँ जहाँ पे जो गुड्स होते हैं, जो गुड्स खरीदे जाते हैं उनको स्टोर किया जाता है, लाइक स्टोर रूम हम कह सकते हैं. फिर क्या होता था कि जो ऑफिशियल्स होते थे वो लाइक ऑफिसेज में मतलब बैठते थे, ऑफिसेज में अपना काम चलाते थे. ऐसा सब होता रहता था. पूरी फैक्ट्री को उन्होंने इस तरीके से बना दिया था. As trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory. यानी कि बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे उनकी जो ट्रेड थी, जैसे जैसे उनका जो व्यापार था वो धीरे धीरे करके फैलता गया, तब क्या किया कि कंपनी ने जो मर्चेंट्स होते हैं और ट्रेडर्स होते हैं उनको बोला कि तुम हमारी फैक्ट्री के पास आके सेटल हो जाओ, अपना घर बसा लो. फिर क्या हुआ, बाय 1696 इट बिगेन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट. बाद में क्या हुआ कि 1696 में एक फोर्ट यानी कि क्या होता है, महल का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया उन सेटलमेंट्स के अराउंड. 2 years later it bribed Mughal officials into giving the company zamindar right over 3 villages. बाद में क्या हुआ कि 2 साल बाद ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने थोड़ी सी ब्राइब दी मुगल ऑफिशियल्स को. यानी कि थोड़ा सा लाइक हम कहते हैं ना कि क्या कहते हैं हम कि हम इसको कह सकते हैं लाइक ब्राइब मतलब रिश्वत आप कह सकते हैं. ठीक है, तो रिश्वत दी उन्होंने जो सेटलमेंट्स होती हैं उनको मुगल ऑफिशियल्स ने. तो फिर बाद में क्या हुआ कि उन्होंने 3 ऐसे टेरिटरीज पे कब्जा जमा लिया सबसे पहले. चलिए फिर क्या हुआ, वन ऑफ दिस वॉज कलकत्ता विच लेटर ग्रू इनटू अ सिटी ऑफ कैलकटा और कोलकाता एंड इज नोन टुडे. यानी कि फिर क्या हुआ, उनमें से एक थी कैलकटा जिसको हम आज कोलकाता के नाम से भी जानते हैं. वो सबसे पहले मुगल्स ने अपने पास ले ली थी. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. देखिए अब क्या बोला गया है. इट ऑल्सो परस्यूडेड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इश्यू अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री. यानी कि देखिए अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने मुगल राजा औरंगजेब को क्या बोला कि भाई हमें जो ट्रेड है उसमें ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है, तो आप क्या कीजिए कि अपनी ट्रेड पे ड्यूटीज़ जो है, इतने सारे टैक्सेस जो है वो हटा दीजिए. तो उससे क्या हुआ कि उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने बोला औरंगजेब को एक फरमान जारी करने के लिए. फिर देखिए द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूअसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस एंड मैनिपुलेट द एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस. Aurangzeb's Farman, for instance, had granted only the company the right to trade duty free, but officials of the company who were carrying on private trade on the other side were expected to pay the duty. This they refused to pay, causing an enormous loss of revenue for Bengal. देखिए अब क्या हुआ कि जो औरंगजेब राजा थे, ठीक है इसे ध्यान से समझिएगा, जो औरंगजेब राजा थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेडिंग ड्यूटीज़ थी वो कुछ हद तक हटा दी थी. पर अभी देखिए औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर से ट्रेड ड्यूटी तो हटा दी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ. जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अंदर जो ऑफिशियल्स काम कर रहे थे, जैसे कि ये देखिए ये 3 ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं, 1, 2 एंड 3. ये 3 ऑफिशियल्स अगर काम कर रहे हैं तो उन्होंने भी क्या किया कि उन्होंने अपनी प्राइवेट ट्रेड जो थी उस पर उन्होंने रेवेन्यू देना बंद कर दिया. उस पर भी उन्होंने रेवेन्यू, इन ये 3 का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तो इन तीनों ने जो है अपनी जो प्राइवेट ट्रेड थी उस पर भी उन्होंने रेवेन्यू देना बंद कर दिया. तो देखिए अगर हम देखने जाए तो ये बात तो पूरी गलत हो जाती है. जो मुगल एम्परर औरंगजेब थे उन्होंने तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड ड्यूटी फ्री किया था, न कि उनके ऑफिशियल्स को जो कि अपनी प्राइवेट ट्रेड चला रहे थे. तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि कोई रेवेन्यू ही पे नहीं करा था. जो औरंगजेब राजा थे उनके पास कोई टैक्स ही नहीं आ रहा था, तो इसलिए उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था रेवेन्यू में बंगाल में. फिर देखिए उसके बाद क्या हुआ, हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट. अब देखिए जो मुर्शिद अली खान जो था उनको ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी. मुर्शिद अली खान जो थे उनको बहुत ही ज़्यादा इन लोगों पर चिढ़ा रही थी, ऐसा हम कह सकते हैं. तो चलिए आगे देखते हैं. देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो ट्रेडिंग है वो हो रही है. यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यहाँ से जो इंडिया से अपने गुड्स हैं वो बाहर ले जा रही है, और ईस्ट इंडिया की शिप जो है वो अंदर भी आ रही है, यानी कि अंदर बाहर ट्रेडिंग जो है वो यहाँ पे चल रही है, ऐसा इस फोटो में दिखाया गया है. फिर देखिए हाउ द ट्रेड लेड टू बैटल्स. यानी कि जो ट्रेड थी, जो व्यापार था, उन्होंने
युद्ध का रूप कैसे ले लिया वो हमें इस पैराग्राफ में सीखना है। तो चलिए जल्दी से इस पैराग्राफ को भी शुरू करते हैं। Through the early 18th century, the conflict between the company and the Nawabs of Bengal intensified. यानी कि देखिए अब क्या हुआ कि धीरे 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 करते हुए धीरे धीरे ये जो ट्रेड जो वो लोग कर रहे थे और जो मुर्शिद कुली खान को पसंद नहीं आ रहा था, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उन लोगों के झगड़े जो थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द बंगाल नवाब्स अरेस्टेड द पावर एंड autonomy as the regional powers were doing at that time. Murshid Qali Khan was followed by Ali Vardi Khan and then Sirajudaulah as the Nawab of Bengal. यानी कि देखिए मुर्शिद अली खान जो था, मुर्शिद कुली खान, उनके बाद क्या हुआ कि अली वर्दी खान जो थे वो राजा बने और उसके बाद सिराजुद्दौला जो थे वो नवाब बन गए बंगाल के। उसके बाद ईच वन ऑफ देम वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर, और उन सभी में से वो सभी के सभी कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे, काफ़ी ज़्यादा मजबूत रूलर्स थे, मजबूत शासक थे, ऐसा हम कह सकते हैं। They refused to grant the company concessions, demand larger tributes for the companies to right to trade. यानी कि देखिए उन लोगों ने क्या किया, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे, औरंगजेब जब चले गए तो उन लोगों ने अपनी जो पावर थी वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई भी तरीके के कंसेशंस जो है, कोई भी तरीके की छूट जो है वो नहीं देंगे और उन्हें जो है रेवेन्यू देना ही पड़ेगा अगर वो ट्रेड करना चाहते हैं इंडिया में। तो और उन्हें वो जो नवाब्स थे उन्होंने ये भी बोला कि अगर आप इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको हमें भी खुश रखना पड़ेगा, हमें गिफ्ट दीजिए, हमें संभालिए, ऐसा सब वो लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनसे मांगने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, डिनाइड इट द राइट ऑफ मिंट कॉइन्स। हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी कि अपने खुद के कॉइन्स भी बनाती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी खुद के कॉइन्स बनाती थी जो किसी को भी ज़्यादा पसंद नहीं आता था। वो तो यार एकदम स्वाभाविक बात है कि अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आपको इंडिया के कॉइन्स ही यूज़ करने पड़ेंगे, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने ही कॉइन्स बना रही थी, तो ये तो खैर काफ़ी गलत बात है। एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट फोर्टिफिकेशंस। और ये जो राजा थे, ये जो सिराजुद्दौला और वो सब मुर्शिद कुली खान और उन लोगों ने क्या किया कि वो लोग जो हर जगह जहाँ जाकर जो फोर्ट्स बना करते थे, तो उनको भी बनाने से इन लोगों ने मना कर दिया। ये तो काफ़ी जाहिर बात था कि वो लोग फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। अक्यूजिंग द कंपनी of deceit, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue and undermining the authority of Nawab. It was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters and trying to humiliate the Nawab and his officials. यानी कि देखिए अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो क्या करती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स यानी कि काफ़ी ज़्यादा गंदे लेटर्स लिखती थी जो नवाब्स होते थे उनको, नवाब्स और उनके जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहती थी। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो नवाब्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। और तो और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बिल्कुल भी रेवेन्यू तो पे करती ही नहीं थी, तो ये तो काफ़ी गलत बात हुई और इसी के कारण बंगाल जो था उनको बहुत ही ज़्यादा लॉस जो था वो सहन करना पड़ रहा था। फिर देखिए, द कंपनी ऑन इट्स पार्ट declared that the unjust demands of local officials were running the trade of company and trade could flourish only if the duties were removed. ये जो कंपनी थी वो अब ये कह रही थी कि जो लोकल ऑफिशियल्स हैं उनकी डिमांड जो है अगर आपको सेटिस्फाई करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ट्रेड जो होती है वो तभी फ्लरिश होती है कि जब उसके ऊपर के सारे टैक्सेस जो होते हैं वो हटा दिए जाए, ऐसा ब्रिटिशर्स का कहना था। पर ये तो हो नहीं सकता, अगर आप किसी कंट्री में रह रहे हो तो आपको टैक्स तो ज़रूर से पे करना ही पड़ेगा। अगर और ये तो क्या है कि ये लोग तो इंडियन पीपल भी नहीं है, ये लोग तो पूरे फॉरेन से आए हैं, तो इनसे टैक्स लेना तो भाई ज़रूर से बनता है। लेकिन फिर भी ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ट्रेड तभी फ्लरिश होगा, ट्रेड तभी फूलेगा फलेगा जब आप उसके ऊपर के टैक्सेस जो है वो हटा देंगे, तो ये तो भाई काफ़ी गलत बात हो गई। फिर it was also convinced that to expand trade it had to enlarge its settlements, buy up villages and rebuild its forts. और वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो और क्या बताती थी कि उनको जो अपनी सेटलमेंट्स है जहाँ पे वो लोग रहते हैं उसको और बड़ा करने पड़ेगा और उसके लिए उन लोगों को सारे जो विलेजेस हैं, जो गांव हैं, उनको ख़रीद लेना पड़ेगा और तो और उनको जो अपने किले हैं वो वापस से बनाने पड़ेंगे। भाई ये थोड़ी ना ऐसी बात हुई, वो लोग तो बाहर से आए हैं फिर भी अपने किले बनाना चाहते हैं, अपने खुद के रूल्स लागू करना चाहते, टैक्स भी पे नहीं करना चाहते। तो अभी से जो है इनकी दादागिरी जो थी वो हम पे शुरू हो गई थी, ऐसा हम कुछ हद तक कह सकते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट्स लेड टू कन्फ्रोंटेशंस एंड फाइनली क्यूमिनेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। अब ये सब चीज़ें जो हो रही थी वो किसी भी नवाब को, बंगाल के नवाब को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी।
और इसी की वजह से क्या हुआ कि इसी की वजह से बैटल ऑफ प्लासी जो थी वो शुरू हो गई। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि कैसे जो कंपनी थी वो ट्रेड करने आई थी और कैसे वो अपना पहला युद्ध लड़ने जाने वाली थी बैटल ऑफ प्लासी में। तो बैटल ऑफ प्लासी वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, और तो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलूंगी और बैटल ऑफ प्लासी हम सेकेंड पार्ट में ज़रूर से शुरू करेंगे। थैंक यू।